Good morning, everyone. Uh, Starting with business law today. So let me give you the overall gist of this entire course. बिजनेस लॉ में हमको 5 लॉज पढ़ने। पहला है ICA 1872, दूसरा है सोगा 1930, तीसरा है IPA 1932, चौथा है LLP 2008, पांचवा है कंपनीज एक्ट 2003। सो आपको 5 लॉज पढ़ने। अब प्रैक्टिकली आप इनमें से कितने लॉज यूज करोगे इन रियल लाइफ इज अ क्वेश्चन। जैसे आप जनरली जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो होगा पार्टनरशिप एक्ट, वो होगा LLP एक्ट, वो होगा कंपनीज एक्ट। बहुत ज्यादा यूज व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये एक्ट्स लगेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रैक्टिकल यूसेज आपको आपकी प्रैक्टिस में कितना आएगा इज अ क्वेश्चन। तो ठीक है, एज अ कंसल्टेंट यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज एक्ट्स बिकॉज आपके पास क्लाइंट्स आएंगे जो ये केसेस लेके आएंगे आपके पास। अब द बेस्ट पार्ट ऑफ लॉ इज वेरी लॉजिकल। मतलब जो लॉ मेकर्स है ऑफ कोर्स वो जब भी कोई लॉ बना रहे हैं वो ये सोच के बना रहे कि कॉमन इंसान क्या करता उस सिचुएशन में। सिंपल एग्जांपल, मैंने तुमको लॉ बताया नहीं है क्या है, बट तुमको मैंने बोला है कि एक आदमी है ए, उसने बी से जोर जबरदस्ती से बी की कार उसने हड़प ली। ए ने बी से जोर जबरदस्ती करके उसकी कार हड़प ली है और उसको बोला ये रख 10,000 रुपए उसके बदले में और अपना मुंह बंद रख। मुझे लॉजिकली बताओ, अगर ऐसा केस तुम्हारे सामने आता है तो क्या तुम इसको बोलोगे हाँ हाँ ये लीगली वैलिड है, हाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं? तो कोई विदाउट इवन हैविंग लॉ का नॉलेज में बोल सकता हूँ कि ये सही नहीं है, दिस इज इनजस्टिस। लॉ इज मेड टू मेक जस्टिस। तो अगर कोई भी चीज अनजस्ट है, कोई भी चीज इलीगल है, कोई भी चीज है जिसके वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, लॉ विल नेवर अप्रूव। तो बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर आएंगी कि आपके सामने केस दिया है, ए ने बी से कार लिया है बाय यूजिंग फिजिकल फोर्स, उसको एक वर्ड है कोएर्शन, आएगा आगे जब अपन जाएंगे तो वी विल सी दिस वर्ड कोएर्शन। मतलब फिजिकल फोर्स यूज किया है, कुछ तो जबरदस्ती किया है चीजें हड़पने के लिए। तो क्या ये लीगली वैलिड है? नहीं। तो इसके लिए मतलब बहुत सारे प्रोविजंस जो हम लॉ में पढ़ेंगे, मैक्सिमम प्रोविजंस आर वेरी वेरी लॉजिकल। टेक्निकलिटीज नहीं है उसके अंदर, सिचुएशन देख के समझ में आता है क्या होना चाहिए। और जहाँ पे टेक्निकलिटीज है या जहाँ पे दोनों नो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल, वहां पे लॉ ने क्लियर कर दिया है क्या करना है। सो ये पूरा की पूरा मॉड्यूल सिचुएशनल मॉड्यूल है कि ये सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन में क्या होगा। दे विल क्रिएट केसेस फॉर यू, दे विल क्रिएट सिचुएशंस फॉर यू। बहुत सारे क्लियर होंगे, बहुत सारों के लिए हमें थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लगेगा। फुल फॉर्म क्या है? ICA 1872 मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको इनके ईयर्स याद रखने पड़ेंगे, इसमें कहीं कहीं पे सेक्शन नंबर्स है वो याद रखने पड़ेंगे। देखो अभी भी मैं, अगेन आई एम नॉट एंटरिंग इनटू लॉ प्रॉपर्ली, जो भी डिस्कशन है वो बहुत ही ऊपरा ऊपरी है। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज क्या होता है नहीं मालूम।
लॉ का ड्राफ्टिंग कैसे होता है नहीं मालूम, बट कायदा ये तो मालूम है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और अगर रेड लाइट है तो रुकना है, और ग्रीन लाइट है तो चलना है। अगर रेड लाइट पे चलोगे तो फाइन लगेगा। ये कहाँ से आ रहा है? लॉ से आ रहा है। अगर ऐसा कोई लॉ नहीं होता तो कोई क्यों फॉलो करता कि मुझे रेड लाइट पे रुकना है? मीन्स टू डू एनीथिंग इन दिस कंट्री देयर आर लॉज। आपको बिजनेस करना है, आपको ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनके फुल फॉर्म है आईसीए इज, सबसे पुराना वाला एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ब्रिटिश टाइम का। मतलब बेसिकली ये एक्ट लिया भी वही से, जो यूके का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ब्रिटिश का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही से इसको पिक किया गया। सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आईपीए मतलब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और ये एक्ट का बहुत सारा हमें अकाउंट्स में ही पढ़ना है। अकाउंट्स में आपको पार्टनरशिप रिलेटेड अकाउंट्स है, तो उसमें इसका रेलेवेंस आएगा। मतलब ये दोनों चीजें थोड़ा सा साइमल्टेनियसली चलेंगे। अकाउंट्स में जो पार्टनरशिप है उसमें उसका उसका कुछ पार्ट इस लॉ से भी हमने कोरिलेट किया है। एलएलपी एक्ट, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, नया एक्ट है, 2008 का ही है, एक्ट 2008। एंड कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एग्जाम फोकस्ड कौन सा एक्ट है? तो एग्जाम फोकस्ड एक्ट्स आर, बहुत रिलेवेंस है इज फर्स्ट थ्री एक्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एग्जाम पर्सपेक्टिव दीज थ्री एक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वी डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 5, मैक्सिमम 10 मार्क्स कमिंग फ्रॉम दीज टू। बचा हुआ सब कुछ फर्स्ट थ्री एक्ट्स में से आएगा। सो 15-15, 20-20 मार्क के आसपास आप एक्सपेक्ट करो फ्रॉम एवरी एक्ट, फर्स्ट थ्री। सो दीज थ्री विल बी वेरी रेलेवेंट। नेक्स्ट टू का पढ़ना सब कुछ है, बट जब हम रिविजन करेंगे तो फोकस करेंगे पहले तीन एक्ट्स पे ज्यादा। धीरे धीरे बार बार ये लिख लिख के ईयर्स एवरीथिंग दिमाग में बैठ जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। सेक्शन नंबर्स जो मुझे लगता है रेलेवेंट है, तुमको बराबर जो चीज तुमको याद रखनी चाहिए टू मेंशन, वो चीज तुमको बताऊंगा तो तुम अकॉर्डिंगली उस चीज को याद रख पाओगे, नॉट अ प्रॉब्लम। अब आज शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा बेसिक्स अबाउट द फर्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। कुछ केसेस बनाते हैं और केसेस को बना बना के ही ये एक्ट खत्म कर देते हैं। हाँ, केस से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब सिर्फ एग्जाम्पल, पहला केस तुमको मैं बोलता हूँ कि ए है, ए इज फॉर एग्जाम्पल, ए इज फादर, बी इज सन। अब फादर ने सन को बोला है कि तू अपनी जो बाइक है वो, फादर का कोई फ्रेंड है, फादर्स फ्रेंड, उसको बेच दे।
सो फादर इज टेलिंग सन दैट यू हैव अ बाइक जो तुमने परचेस किया, एंड इट वाज द बाइक ऑफ द सन, उसको यूज करनी थी, बट फादर ने बोला ये बाइक तो अपने फादर के फ्रेंड को बेच दे फॉर 15,000। अब सन ने बेच तो दी, बट बाद में बी को लगता है कि मुझे वो बाइक नहीं बेचनी चाहिए थी, या मुझे वो बाइक नहीं बेचनी थी, बट मैंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसके, फादर के इन्फ्लुएंस में आके मैंने वो बेचा है। उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। प्रेशर था ना, एक प्रेशर था बी के ऊपर, पापा बोल रहे हैं तो सुनना पड़ेगा, तो उसने उस प्रेशर में बाइक को बेच दिया। क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बिटवीन बी एंड फ्रेंड ऑफ फादर विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, इज द क्वेश्चन। तुमको एग्जाम में ये सिचुएशन बना के दिया है और बोला है कि बताओ ये केस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिटवीन बी एंड ए's फ्रेंड, हमारे फादर्स फ्रेंड, विल बी वैलिड और नॉट। तो याद रखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उसमें कुछ एसेंशियल एग्रीमेंट, कुछ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी बनाने के लिए जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो चाहिए। अगर सारे इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में हो, सही क्वांटिटी में हो, तो ही बिरयानी बनेगी। वैसे ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो भी एसेंशियल है वो सब कुछ होना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। वैलिड इसका मतलब उसको हम एनफोर्स कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली उन वर्ड्स का प्रेशर आएगा तो समझ में आ जाएगा। एनफोर्स करना मतलब उसको लागू करना, मतलब आप बाद में पीछे नहीं हट सकते हो। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो पीछे नहीं हट सकते, ना तुम ना वो। So if contract contains, if contract contains all essential ingredients, then it becomes a valid contract, and valid contract will be enforced। मतलब फिर तुम अगर बैकआउट करते हो तो कोर्ट तुमको फोर्स कर सकता है कि तुमको तुम्हारा काम करना पड़ेगा, या फिर तुमको उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, जो कुछ भी है। मतलब तुम कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स एनफोर्स करना मतलब करना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना, इसके लिए कोर्ट पीछे लगेगा। हम लोग न जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स करते रहते हैं, आपके पेरेंट्स न जाने कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे होंगे। आपने घर परचेज किया होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने गाड़ी परचेज किया होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने लोन लिया होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। सो यू आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स डे इन डे आउट। कुछ तुमको क्लियरली मालूम पड़ते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब तुम उसको एकदम कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में करते हो कि हाँ ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं ये करूंगा तुम वो करोगे। कुछ हो जाते हैं विदाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। सो सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। लिख लिया हमने, एक एक पेपर पे लिख लिया कि हाँ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे समझ लो तुम और तुम्हारा कोई फ्रेंड ए एंड बी मिलके कोई 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 पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, तो तुम क्या करोगे,
जो भी तुम्हारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कहीं पे लिखोगे ना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग ऐसा ऐसा काम करेंगे, प्रॉफिट को ऐसे ऐसे बांटेंगे, खर्चा ऐसे ऐसे उठाएंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेसली नहीं होते बट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड। पहले दिन पे बहुत सारे वर्ड्स फेंक रहा हूं, पर ये वर्ड्स को कैच कर पाओ तो अच्छा, नहीं भी कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बार बार आएंगे डिस्कशन में ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो पहली बात याद रखना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए उसके सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेसली हो जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेसली नहीं हो तो भी करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय का तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। अब ए वॉज ट्रैवलिंग इन ऑटो रिक्शा, ठीक है, तो रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था। अब वो रिक्शा में उसका सामान रह गया और वो उतर गया। एक घर आया तब मालूम पड़ा कि उसका बैग ऑटो रिक्शा में रह गया। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि ये बैग, से फॉर एग्जाम्पल ऑटो रिक्शा का नाम बी है, ये बैग अब बी का हो गया? तो नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है बिटवीन बी एंड ए कि बी को उसके गुड्स, उसका सामान वापस करना पड़ेगा। मतलब अगर कल को बी नहीं करता है वापस, तो कोर्ट उसको वापस करने लगाए। ऑफ कोर्स लॉ का मंदिर क्या है, भगवान कहाँ बैठते हैं लॉ के? तो लॉ के भगवान बैठते कोर्ट में। अगर तुमको जस्टिस नहीं मिला, तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिला, तुम कहाँ भागोगे? यू विल गो टू कोर्ट। ऑफ कोर्स एक लंबा चेन है, तो जुडिशियल जो चेन है, राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। कहीं कहीं डायरेक्टली कोर्ट जाने की जरूरत नहीं रहती है, इसके उसके इंटरमीडियरीज भी है। बट एज ऑफ द लॉ व्हाट वी आर स्टडिंग, हमारे इसमें डिसीजन मेकर इज कोर्ट। अगर तुम नहीं करोगे तो कोर्ट तुमको करने लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये चीज की बात चल रही है। तो अगर ए का सामान बी के ऑटो रिक्शा में रह गया तो ए और बी में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया दैट बी विल रिटर्न दोज गुड्स टू ए, ढूंढ के वापस करना पड़ेगा। या ए को अगर वो रिक्शा वापस मिलती है तो ए बी को वो गुड्स वापस करने के लिए कंपेल कर सकता है। बी बोल नहीं सकता है कि मेरे पास वो गुड्स नहीं है, या वो गुड्स तुमको मैं नहीं दे सकता हूँ, नथिंग। इफ यू डोंट गिव, कोर्ट विल फोर्स बी टू गिव गुड्स टू है। ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, हमने कुछ लिखा नहीं, हमने कुछ बात भी नहीं की, हमने कुछ बोला भी नहीं, बट तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स इम्प्लाइड होंगे। अच्छा, ये इसका इसका आंसर तो इसका वाला कि तुम्हें क्या लगता है, अगर ए ने बी को बोला हुआ है कि तू मेरे फ्रेंड को आ, तेरी बाइक बेच दे, एंड दे हैव अ फादर एंड सन रिलेशनशिप, एंड लेटर ऑन इफ बी वांट्स टू अवॉइड दिस कॉन्ट्रैक्ट, बी बोलता है नहीं मुझे नहीं देनी मेरी बाइक, देने के बाद वो प्रेशर में बी ने बाइक दे दी और उसने पैसे भी ले लिए, बट अब उसको लग रहा है कि मैंने ये बाइक नहीं बेचनी चाहिए थी, तो क्या वो इस बाइक को अवॉइड कर सकता है? क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है? आंसर इज यस। क्योंकि बी का जो कंसेंट था यहाँ पे, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम एकदम नया शब्द है जो आएगा बार बार। जो बी का कंसेंट है, कंसेंट, कंसेंट मतलब जो उसने हामी भरी है बाइक बेचने के लिए, वो कंसेंट उसने खुले मन से नहीं दिया है। इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब क्या? आपने आपकी इच्छा से वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए। यहाँ पे बी ने खुद की इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं किया है, बी ने एक प्रेशर में, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस में काम किया। तो बी ने जो हमी भरी, हाँ मैं मेरी बाइक तुमको देता हूं, उस हमी या उस कंसेंट में कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस था। बी का कंसेंट फ्री नहीं था, बी खुद की इच्छा ही थी बी कि मुझे मेरी बाइक बेचनी है फॉर 15,000, नहीं। बी का कंसेंट was manipulated by A,
and if your consent is not free, if your consent is not free, contract is not valid. एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का कि तुम्हारा कंसेंट फ्री होना चाहिए. One essential ingredient of your contract is that your consent should be free. अगर कंसेंट मैनिपुलेटेड है तो भी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. अदर वे अराउंड, ये फादर सन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ए बी दो दो पार्टीज हैं. ए ने क्या किया है, ए ने बी के सर पे बंदूक रख दिया, गन रख दिया और बोला तेरी बाइक मेरे फ्रेंड को बेच फॉर 15,000. ए बी फादर सन नहीं है, दो पार्टीज है. ए ने बी को बोला तू तेरी बाइक मेरे फ्रेंड को बेच फॉर 15,000, सर पे बंदूक रख दिया. बी तो डर गया जान के मारे, उसने बाइक दे दी और पैसे ले लिए. बताओ मुझे, क्या बी का कंसेंट अगेन फ्री था क्या? क्या बी ने अपनी इच्छा से विद द फ्री कंसेंट इज ही सेलिंग द बाइक? आंसर इज अगेन नो. उसका कंसेंट अगेन किसी फिजिकल फोर्स के वजह से दब गया. उसको हमने पहले एक बार वर्ड देखा था, कोएर्शन. ये है कोएर्शन. आपने किसी को डराया, किसी को धमकाया और बोला तू ये कॉन्ट्रैक्ट कर, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट वैलिड पकड़ेगा? नहीं. कोर्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट अपनी इच्छा से होना चाहिए. अगर तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती हो रही है और तुम उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा. So the very first and the foremost first ingredient is आपका कंसेंट होना चाहिए फ्री. एग्जाम्पल देखा हमने कि अगर आपके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब दो पार्टीज में एक ऐसा रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरे के ऊपर डोमिनेंस कर सकता है, डोमिनेंट पोजीशन में. जैसे जैसे एग्जांपल गुरु शिष्य पे, द टीचर और द गुरु कैन हैव डोमिनेंस ओवर हिज फॉलोअर्स. तो इस रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, क्योंकि शिष्य ने कॉन्ट्रैक्ट किया बट वो इन्फ्लुएंस में किया. जनरली हम बोलते हैं ब्लड रिलेशनशिप्स में इन्फ्लुएंस होता ही है. मतलब अगर कोई 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 बड़ा बुजुर्ग आपको कुछ बोलेगा आपके घर में, तो आपको सुनना पड़ता है. इनडायरेक्टली एक अंडी इन्फ्लुएंस ब्लड रिलेशनशिप में आता ही है. उसके अलावा भी कहीं और आ सकता है, मास्टर एंड सर्वेंट. सो जो मास्टर है उसने सर्वेंट से कुछ करवाया और सर्वेंट ने वो इन्फ्लुएंस में वो जॉब के सिक्योरिटी के वजह से वो किया. उसको डर था कि कहीं अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे निकाल देगा. तो दैट केस दैट इज आल्सो अंडर इन्फ्लुएंस. तो देखा कि अगर कोई 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 फिजिकल फोर्स, कोएर्शन, डराया, धमकाया, सर पे बंदूक रख दिया या सुसाइड का धमकी दिया, अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, इवन दैट इज कोएर्शन. गुनाह है सुसाइड करना. एज पर इंडियन पीनल कोड आईपीसी, सुसाइड इज अ क्राइम. तो तुम ये बोलते हो कि अगर तुमने जैसे किसी ने बोला तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा, और उसमें कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, हम लोगों ने कुछ अग्री कर लिया है, दैट इज अगेन नॉट अ फ्री कंसेंट. एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई थर्ड फोर्स आ रहा है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का कंसेंट नहीं है बट किसी और फोर्स की वजह से आप वो कंसेंट दे रहे हो, in that case the contract will not be valid. क्योंकि एक इंग्रेडिएंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, फ्री कंसेंट होना चाहिए. अच्छा, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट
खुद से कर सकता हो क्या? कैन आई कॉन्ट्रैक्ट विद माई सेल्फ? आंसर इज नो. फॉर कॉन्ट्रैक्ट यू नीड मोर देन वन पर्सन, मतलब मिनिमम दो लोग चाहिए टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट. बायर सेलर दो लोग रहेंगे ना तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होगा. मैं खुद से कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा? नॉट पॉसिबल. अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो एक वन मोर इंग्रेडिएंट इज you should have more than one person, or you can say two or more persons should be there in a contract. One person cannot contract with himself. One person cannot contract with himself. अब तक का जस्ट क्या क्या देखा? सबसे पहले आपको 5 लॉज पढ़ने. एग्जाम फोकस्ड पहले 3 लॉज है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट. बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत बहुत बड़े बड़े लॉज है, टाइम भी बहुत जाएगा. अब लॉ का इन्फोर्सेबिलिटी हम लोग करेंगे कोर्ट में. अगर लॉ कुछ बोलता है और वैसी चीज नहीं होती है तो आप जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में जाओगे. कोर्ट का डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन. उसके बाद हमने देखा, हमने शुरू किया विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हमने देखा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो उसमें उसको लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए. फिर हमने एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात किया, वो था फ्री कंसेंट. कि जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो लोग फ्री कंसेंट, मतलब खुद की इच्छा से. आपने कभी देखा होगा विल में भी लिखते हैं या तो जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो लिखते हैं कि ये सब मैं मेरी इच्छा से कर रहा हूँ. मैं अपनी प्रॉपर्टी मेरी इच्छा से इसको उसको उसको दे रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है. ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर प्रेशर होगा तो अगेन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अगेन इनवैलिड. तो वो बोल देते हैं कि हाँ, ये जो साइन कर देता है कि हाँ ये सब कुछ जो कुछ भी है ये मेरे कंसेंट से हो. और दूसरा देखा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको दो लोग मिनिमम चाहिए. टू और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स और देखेंगे. बट ये जो इंग्रेडिएंट्स देखे ये बहुत ऊपरा ऊपरी देखे. मतलब फ्री कंसेंट में आपको मैंने बोला फ्री कंसेंट इज नॉट देयर व्हेन यू हैव अनड्यू इन्फ्लुएंस और व्हेन योर कंसेंट इज बाय कोएर्शन. इसमें और भी चीजें आएंगी. फ्री कंसेंट कब कब नहीं है इसके और केसेस है एक्सेप्ट दिस टू आल्सो. बहुत सारे केसेस आएंगे. टू और मोर पर्संस चाहिए मतलब उसके भी केसेस है. तो अभी जो देख रहे हैं ना, एकदम बेसिक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं. एक बार थोड़ा नॉलेज आ गया तो फिर उसके ऊपर, जैसे बोलते हैं एक बार एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले ढांचा बनाना पड़ता है कि पहले पहले ग्राउंड क्लियर करो. थोड़ा ग्राउंड क्लियर हो गया तो थोड़ा समझ गया कि ओके कोर्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर सब कुछ सही है कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. समझ में आता है कि ये चीज मेक सेंस. कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5 चीजें बोली है, 1 2 3 4 5. तो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये पांचों चीजें है कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड. तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो क्या, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो क्या, केसेस बनते जाएंगे. सो वी विल कीप ऑन adding things, we will keep on adding cases to whatever we are studying. एंड बाद में जब हम पूरा सम अप करेंगे पूरे चैप्टर को तो ऑटोमेटिकली आपको लिंक, अभी मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ, आई एम जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब जैसे एज पर इफ आई गो एज पर द मॉड्यूल, तो पहले उन्होंने बोला है कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट. पहले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 2 3 टर्म्स है, पहले वो टर्म समझे, फिर कॉन्ट्रैक्ट समझे, फिर इंग्रेडिएंट समझे, फिर इंग्रेडिएंट एक एक इंग्रेडिएंट को समझिए. हम लोग वैसे नहीं जाते. वी गो इन अ डिफरेंट मैनर. एट द एंड जब हमारा सब खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर आपके सामने क्लियर हो जाएगा. सो आई डोंट फॉलो मॉड्यूल का सीक्वेंस.
I have my own sequence and that I go on and go on and I will jump from one point to another. इसलिए कोई भी क्लास मिस करना is very very problematic, क्योंकि उसका लिंक कहाँ पे होगा बोल नहीं सकते, and then you or anyone is into a question mark कि यार ये कब बोला, क्योंकि सीक्वेंस में हम जाते नहीं है. We jump from one point to another, उससे कुछ और लिंक मिलती है उस पॉइंट पे, it goes on. So try not to miss any lecture as such. ठीक है? So the next class will continue. You all can leave.